आइए आज अब समझते हैं कि कैटालिस्ट और एंजाइम्स वगैरह क्या होते हैं। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर कैटालिस्ट आपको आने चाहिए और उसके साथ साथ डीएनएफ ब्लॉक के अंदर भी और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी। तो कैटालिस्ट का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो एक से ज्यादा चैप्टर के अंदर इस्तेमाल होता है और इसी वजह से ये आपको आना जरूरी है। कैटालिस्ट का मीनिंग है सब्सटेंस विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। एक ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है उसे कैटालिस्ट कहा जाता है। कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। सो वी कैन से कैटालिस्ट की अगर हम बात करेंगे सो इट इज अ सब्सटेंस विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन और कैटालिस्ट के एक्शन को कैटालिसिस के नाम से पहचाना जाता है। तो कैटालिसिस का मीनिंग हुआ द एक्शन ऑफ कैटालिस्ट इज कॉल्ड एज कैटालिसिस। कैटालिसिस हमारे पास दो तरह का, एक पॉजिटिव कैटालिसिस और एक नेगेटिव कैटालिसिस। पॉजिटिव कैटालिसिस स्टैंड्स फॉर जब एक कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है उसे पॉजिटिव कैटालिसिस कहा जाएगा, और जब एक कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है उसे नेगेटिव कैटालिसिस के नाम से पहचाना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिएक्शन है SO2 O2 दोनों के दोनों गैसियस फेस में है। यहां NO और इनकी प्रेजेंस में बनता है SO3 गैसियस। सिमिलरली N2H2 गैसियस और आयरन यहां पर सॉलिड है और ये बनाता है अमोनिया विच इज गैसियस। सो वी कैन सी नाइट्रोजन हाइड्रोजन इनके बीच में रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होती है, बहुत स्मॉल स्टेप्स में धीरे धीरे, लेकिन कैटालिस्ट के डालते ही रिएक्शन तेजी से होने लगती है, फास्टली होने लगती है। तो हम कहेंगे कैटालिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। SO2 और O2 आपस में रिएक्ट नहीं करते, कंबाइन नहीं करते, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड डालते ही तुरंत रिएक्शन होती है और तुरंत ये रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं। सो वी कैन से कि कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है या घटती है। जनरली हम इंक्रीज की ही बात करते हैं। कैटालिस्ट की सेहत पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये जैसा जाता है वैसा ही वापस आ जाता है। सो इट इज अ सब्सटेंस विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट गेटिंग इट्स चेंज। वो अपने में चेंज नहीं होने देता लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को जरूर बदल डालता है। अब आखिर कैटालिस्ट कैसे काम करता है ये भी जान लीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में एक एनर्जी बैरियर होता है जिसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। अब ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे क्योंकि इनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी नहीं है। अब आप जानते हैं कि अगर हम बाहर से एनर्जी देंगे तब ये रिएक्ट कर सकते हैं और वो बाहर से दी गई एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे। इनको रिएक्ट कराने के दो मेथड हैं, या तो इनको एनर्जी प्रोवाइड करवा दी जाए। अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करवा देंगे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी मिल जाएगी और वहां पे रिएक्शन हो जाएगी, या दूसरा मेथड ये है कि ये कोई ऐसा पाथ फॉलो करें, ये कोई ऐसा मैकेनिज्म फॉलो करें जहां थ्रेशोल्ड एनर्जी ही डिक्रीज हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी ही कम हो जाए। तो यहां पर याद रखना एक लाइन कि कैटालिस्ट अडॉप्ट अ अल्टरनेट पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाउ कैटालिस्ट अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ कैटालिस्ट चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, तो लाइन लिख लेना कि कैटालिस्ट अडॉप्ट अ अल्टरनेट पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। ये रिएक्शन को उस मैकेनिज्म से ना करवा के दूसरे मैकेनिज्म से करवाने की कोशिश करता है जहां एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है तो रिएक्शन तुरंत हो जाती है। आप अपने शहर से दूसरे शहर एक रास्ते से जाते हैं, लंबा रास्ता है जहां पर बहुत सारे चेक पोस्ट हैं, आपको जाने में समय लगेगा। हो सकता है चेकिंग की वजह से आप वहां पर ना जा पाए, लेकिन आपका कोई दोस्त जो जानकार है वो बता सकता है कि भाई वहां से नहीं जाना, आप दूसरे रास्ते से जाओ, वहां पर चेक पोस्ट कम मिलेंगे और आप तुरंत ही अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। वही काम कैटालिस्ट करता है। इट प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी और इस वजह से रिएक्शन को ये
अफेक्ट करता है। ये क्वेश्चन डीएनएफ ब्लॉक में भी आएगा, वहां भी यही जवाब देंगे, काइनेटिक्स में आएगा, वहां भी यही जवाब देंगे, और ये बायोमोलिक्यूल में भी आएगा, वहां भी यही जवाब देंगे। कैटलिस्ट पे सबसे ज्यादा बार इंडिया में पूछा गया क्वेश्चन है ये, हाउ इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, सब्जेक्टिव में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी। ना कैटलिस्ट हमारे पास दो तरह के हैं। पहले होते हैं जिन्हें होमोजीनियस कैटलिस्ट कहा जाता है। होमोजीनियस कैटलिस्ट ये कहा जाता है। होमोजीनियस का मतलब अगर कैटलिस्ट उसी फेज में है जिस फेज में रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट भी गैस, कैटलिस्ट भी गैस, रिएक्टेंट भी गैस, कैटलिस्ट भी गैस, अगर दोनों सेम फेज में है तो इसे होमोजीनियस कैटलिस्ट कहा जाएगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड होमोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल हो गया। और रिएक्शन भी चाहें तो साथ के साथ यहां याद रखें, वो बेटर है आपके लिए कि अगर आप इसको इस तरह से लर्न करते हैं। तो ये होगी रिएक्शन, कैसे काम करता है, कैसे रिएक्ट करता है। दोनों आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, जब आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे तो कैटलिस्ट मदद करेगा। कैटलिस्ट क्या करेगा, एक रिएक्टेंट के पास जाएगा और एक रिएक्टेंट के पास जाके एक इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा। सो वी कैन से कैटलिस्ट, रिएक्टेंट, इट फॉर्म इंटरमीडिएट। एक रिएक्टेंट के पास जाएगा, इंटरमीडिएट बनाएगा, ये इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्टेंट से जाके रिएक्ट करेगा। ये दूसरा रिएक्टेंट है, ये इंटरमीडिएट है, रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बना देगा और खुद वहां से बाहर चला जाएगा। प्रोडक्ट बन गया, कैटलिस्ट बाहर चला गया। ओवरऑल रिएक्शन देखें, NO2 कैंसल आउट, NO कैंसल आउट, सो वी कैन सी SO2 हाफ O2 गिव्स यू SO3। सो रिएक्शन हो गई, कैटलिस्ट का कहीं अता पता नहीं है, वो इन्वॉल्व ही नहीं है, बस वो तो आया था एक ऊपर वाले का बंदा बन के रिएक्शन करवा के चला गया। दिस इज कॉल्ड एज होमोजीनियस कैटलिस्ट, ये कहा जाएगा। फिर बारी आती है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट दूसरा कैटलिस्ट है। ध्यान रखेंगे कैटालिसिस की टाइप पूछें तो पॉजिटिव नेगेटिव, कैटालिस्ट की टाइप पूछें होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब ये है, यानी कि अगर हम कहें कैटालिस्ट डिफरेंट फेज में है, रिएक्टेंट गैस है, कैटालिस्ट सॉलिड है, गैस है, सॉलिड है, अगर कैटालिस्ट का फेज डिफरेंट है तो उसे हम हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट के नाम से पहचानेंगे। एग्जाम्पल भी यही लिख लेते हैं, आयरन सॉलिड, ट्वाइस NH3, ये एग्जाम्पल यहां पे रहेगा। नाउ हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है, इंपॉर्टेंट मार्क आपके बोर्ड में आ चुका है। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कैसे वर्क करता है। सबसे पहला फंक्शन है केमिसॉर्प्शन। हम जानते हैं ये दोनों बिखरे पड़े हैं, आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, झगड़ा हुआ पड़ा है इनके अंदर, ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं और ये रिएक्ट नहीं कर रहे। कैटलिस्ट आता है, कैटलिस्ट वहां पर आता है और सबसे पहले इनको पास बुलाता है, पास बिठाता है, इनको एक जगह पे एब्जॉर्ब करता है। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होते हैं, केमिसॉर्प्शन। एब्जॉर्ब होंगे, एनर्जी निकलेगी, एक्टिवेशन एनर्जी का काम करेगी, अल्टरनेट पाथ करेगी। भाई चार लोगों के बीच में झगड़ा है, बैठ के मिलजुल के बात करेंगे तभी तो रास्ता निकलेगा। तो यहां पर ये अब केमिसॉर्प होते हैं, मिलजुल के बात करते हैं कि भाई चलो कोई समाधान निकालें। फिर उसके बाद होता है डिफ्यूजन एंड रिएक्शन। डिफ्यूजन एंड रिएक्शन से मतलब दूर दूर बैठे हैं, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। फिर ये सारे के सारे एक दूसरे के पास आते हैं और जब ये एक दूसरे के पास आते हैं एनर्जी मिल जाती है, रिएक्शन होती है और यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है। यानी मिलजुल के बाद की कोई फैसला निकला और जब फैसला सामने बना वो सामने आ गया अमोनिया और फिर यहां से डिसॉर्प्शन, जो भी प्रोडक्ट बना है वो यहां से बाहर चला जाएगा, प्रोडक्ट तैयार है, हो गई रिएक्शन। तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के 3 स्टेप हैं, इस तीनों स्टेप को लर्न करना, याद करना। सारी रिएक्शन सरफेस पे होती है और इसी वजह से हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट को सरफेस कैटालिस्ट के नाम से भी हम जानते हैं। तो ऐसे हम ये एक्शन जान गए, मैकेनिज्म जान गए, कैटालिस्ट के बारे में जो जो क्वेश्चन आ सकता था वो यहां पर जान गए। अब कैटालिस्ट के बारे में 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपने याद रखनी है, एक है एक्टिविटी और एक है सिलेक्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है आपने एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। यानी
कोई कैटलिस्ट किस हद तक रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ टाइम और रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स चेंज इज कॉल्ड एज एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। और इसे आपने ध्यान रखना है, कोई कैटलिस्ट 2 गुना बढ़ा सकता है, 3 गुना बढ़ा सकता है, 10 गुना बढ़ा सकता है, 100 गुना बढ़ा सकता है, कितने गुना रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है। और सिलेक्टिविटी का मतलब हुआ कोई कैटलिस्ट कौन से रिएक्टेंट पे रिएक्ट करता है, क्या प्रोडक्ट बनाता है। फॉर एग्जांपल इथाइन है, इथाइन पे आप निकल हाइड्रोजन कराते हैं तो ये इथेन बनाता है, और इसी इथाइन पे PDBSO4 लिंडलर्स कैटलिस्ट कराते हैं तो ये यहां पर एल्कीन बनाता है। सो वी कैन से कि अलग अलग कैटलिस्ट अलग अलग रिएक्टेंट पे रिएक्ट करता है, अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है। सो वी कैन से एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्टेंट टू गिव द प्रोडक्ट, इसे हम सिलेक्टिविटी कहेंगे। तो इस तरह से एक्टिविटी, सिलेक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और फिर इसके ऊपर हमने बताया हेटेरोजेनियस कैटालिसिस वगैरह। एक क्वेश्चन देता हूं आपको होमवर्क के लिए, आपने ये बताना है कि अप टू हाउ मेनी टाइम्स अ कैटालिस्ट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। कोई कैटालिस्ट कितने गुना रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकता है, ये एग्जाम में ढूंढने की कोशिश आप करेंगे। सो बच्चों, इस लेक्चर के अंदर हमने, इस वीडियो के अंदर हमने ये सीखा कि कैटालिस्ट कैसे अफेक्ट करता है। दूसरा, अगला क्वेश्चन, हाउ ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट एज कैटालिस्ट। ट्रांजिशन एलिमेंट कैटालिस्ट की तरह क्यों एक्ट करते हैं, ये बताना है। और तीसरा क्वेश्चन, हाउ कैटालिस्ट वर्क, ये आपको बताना है। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क को दिए, इनको बहुत अच्छे से ट्राई करना। एग्जाम की तैयारी में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना कैटालिस्ट के अंदर।